गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स में सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से 22 की बात करेंगे। ओके, आर्टिकल नंबर 19 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन अब सिर्फ 6 हैं। सिर्फ कितने हैं? 6। मतलब 6 स्वतंत्रता है हमारे पास, 7वां नहीं है। 7वां क्या है इसकी बात करूंगा। अगर नोट करके आप पॉइंट राइट कर सकते हैं। 7वां की बात अगर कर लेता हूं, नोट करके पॉइंट आप राइट करेंगे। 7वां एक आर्टिकल हुआ करता था 19F, ठीक है, जिसमें संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। क्या होता था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को 44वें, मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, 44वें संविधान 1978 में इसको हटा दिया गया। 300A आर्टिकल में जोड़ा गया, 300A में लाकर जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेकिन हम बात करते हैं एक एक की। तो यहाँ देख लेते हैं 19A में क्या है। तो 19A में है बोलने की स्वतंत्रता। मतलब आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, जिसको भाषण आप कहीं भी अगर स्पीच देना चाहें तो दे सकते हैं। 19B है। 19B कहीं भी शांतिपूर्वक ढंग से, ध्यान से समझना, शांतिपूर्वक ढंग से बात करें तो इसका मतलब है बिना हथियार बैठक करना। फिर है 19C की बात कर लेते हैं। 19C, अगर 19C में देखेंगे, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर है 19D। 19D में है देश के किसी भी क्षेत्र में या राज्य में आ जा सकते हैं। ओके, फिर 19D के बाद 19E। देश के किसी भी राज्य में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। ओके, फिर 19EF तो मैंने बता दिया आपको। 19F यहाँ आर्टिकल में मैंने बता दिया है। और 19F के बाद आ जाएगा 19G। कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ओके, इतने पॉइंट हैं। नेक्स्ट, ये तो आर्टिकल नंबर 19 की बात किया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? आर्टिकल नंबर 20 की बात कर लेते हैं।
आर्टिकल नंबर 20। ओके, तो आर्टिकल नंबर 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें इस प्रकार की अगर बात करें तो 3 स्वतंत्रता है। इसमें क्या दिया है, 3 स्वतंत्रता दे रखा है। ठीक है, जो कि मैं बात करूंगा तीनों स्वतंत्रता की। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए, या तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, किसी भी व्यक्ति के लिए एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जिस समय अपराध किया उसी समय का कानून लगेगा। उसी समय का कानून लगेगा, न कि बाद या पूर्व का। ओके, नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। यह हो गया आर्टिकल नंबर 20। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21। देखते हैं यहां से, इसमें एक और पॉइंट नोट करके राइट करेंगे। दैहिक स्वतंत्रता, अगर हम 21 आर्टिकल में बात करें तो दैहिक स्वतंत्रता एक है। दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसका मतलब है जीने का अधिकार। एक और पॉइंट है निजता का अधिकार। इसके अंदर क्या आ जाएगा, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी एक उसी में आर्टिकल है 21A। ठीक है, 21A
ठीक है। 21A में जो है 6 से मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 से 14 इयर्स यानी वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ओके। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग, ओके। इसी में एक है, इसी में कहा गया है, नोट करके पॉइंट लिखना, एमसी मेहता की केस थी, एक एमसी मेहता का एक केस था पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, जिसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को या कह सकते हैं सरकार का दायित्व है कि, सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए, स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराए, ओके। यहां तक यह पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 22। अब देखो आर्टिकल नंबर 22 क्या है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ठीक है। इसका मतलब क्या निकल कर आता है, कह रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो, अगर यहां से देखना इसमें 3 बात करूंगा, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया जाए, ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो, ठीक है, हिरासत में ले लिया गया हो तो 3 प्रकार के रूल वहां पर फॉलो होते हैं। पहला क्या है, कारण बताना होगा, क्यों आपने लिया है हिरासत में। पहला काम क्या है, कारण बताना होगा। दूसरा क्या कहता है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना है। किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना है, मजिस्ट्रेट के सामने, जिसको आप दंडाधिकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दंडाधिकारी के समक्ष आपको पेश करने होते हैं। लेकिन कंडीशन है, आने जाने के टाइम को छोड़कर, आने जाने के टाइम को छोड़कर, हो सकता है बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक है, छोड़कर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर। तीसरा पॉइंट क्या निकल कर आता है, उसे अपने
पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है, से सलाह लेने का अधिकार है। ठीक है, सलाह लेने का अधिकार है। यहां तक क्लियर हुआ। एक इसी में आता है निवारक निरोध। इसी में एक पॉइंट में लगे हाथ एक पॉइंट और बता देता हूं, निवारक निरोध क्या होता है। देखो यहां से निवारक निरोध करा कि भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 22 के तहत 6 प्रावधानों का उल्लेख है। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? निवारक निरोध का मतलब किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है उसे दंड देना नहीं, यह आपका प्रावधान नहीं है, दंड नहीं देना। लेकिन भारत में ध्यान रखना, भारत में अगर किसी कारण से अगर उस देश की रक्षा के लिए उसे यह अपराध से पूर्व गिरफ्तार किया जाता है, यही कारण है। ठीक है, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों में हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीना तक रख सकती है। ठीक है, बस कितने महीने तक? 3 महीना तक यह कर सकती है। इस बात को ध्यान रखना, 3 मंथ तक। ठीक है, 3 मंथ से ज़्यादा नहीं कर सकती। यदि गिरफ्तारी व्यक्ति 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध कर सकता है तो इसे सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ेगा। अगर 3 महीना से अधिक आपको रखना है तो सलाहकार जो होगा, सलाहकार एडवाइजरी सलाहकार, ठीक है, बोर्ड, ठीक है, सलाहकार बोर्ड से आपको परमिशन लेना होगा, नहीं तो आप 3 महीने से ज़्यादा किसी को भी रख नहीं सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार का। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। ओके, पहला है आर्टिकल 23। आर्टिकल नंबर 23 है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, मानव के दुर्व्यवहार व्यवहार एवं बलात्श्रम। इसका मतलब देखना, बेगार प्रथा पर रोक लगा दी जाएगी। बेगार प्रथा, तो ध्यान रखना, बेगार प्रथा पर रोक। ठीक है, बेगार प्रथा पर रोक लगा दी गई। मानव व्यापार पर रोक। ठीक है, मानव का आप खरीद बेच नहीं सकते, मानव व्यापार पर रोक। इसी को कहीं कहीं बोला जाता है कबूतरबाजी। ठीक है, कबूतरबाजी, इस पर भी रोक लगा दिया जाएगा आर्टिकल नंबर 23 के तहत। जो आर्टिकल नंबर 24 है, आर्टिकल नंबर 24 की बात करूं तो इसमें क्या है, जो बाल श्रम है, बाल श्रम मतलब 14 वर्ष के कम के बच्चे की बाल श्रम
इस पर निषेध होगा। जो 14 वर्ष से कम होंगे, ठीक है, 14 वर्ष से कम होंगे, इस पर या तो कारखानों या जोखिम भरे काम को नहीं दिया जाएगा। क्या? कारखानों में काम और जोखिम भरे काम नहीं दिए जाएंगे। नहीं दिए जाएंगे। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? बताइए, कोई डाउट? नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं यहां से, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो कि 25 से 28 तक दिया गया है। हम बात कर लेते हैं पहले आर्टिकल नंबर 25 की। आर्टिकल नंबर 25 की बात करते हैं। इसमें क्या है? धर्म को मानने, प्रसार करने, उसका प्रचार प्रसार करने, प्रसार करने, धर्म में लिखित बातों का आचरण करने या कह सकते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता, नेक्स्ट है हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर सभी के लिए खुले हैं। हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर सभी के लिए खुले हैं। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, तो धर्म को मान भी सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल नंबर 25 में यह है। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है? 26 की अगर बात करूं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका मतलब 4 अधिकार इसमें हैं। ध्यान से समझना, इसमें हम बात करेंगे 4 अधिकार की बात करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक संस्थान स्थापित करने, प्रबंध करने का अधिकार। दूसरी अगर बात करें, जंगम स्थावर अर्जित करने। जंगम स्थावर मतलब चल अचल। इसका मतलब क्या निकल कर आया? चल एंड अचल को अर्जित करने और इनका समुचित उपयोग करने का अधिकार। इनका समुचित उपयोग
उपयोग करने का अधिकार। थर्ड पॉइंट की बात करें, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होना चाहिए। लोक व्यवस्था, सदाचार को नुकसान नहीं होना चाहिए। या स्वास्थ्य की भी बात कर लें, स्वास्थ्य नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे धार्मिक कार्य को करने हैं, नहीं होना चाहिए। ओके, तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए आर्टिकल नंबर 26 से। आर्टिकल नंबर 27 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 27, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर टैक्स पर बाध्य नहीं किया जाएगा। टैक्स पर बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात बात करें, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने का बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। ठीक है, तो ऐसे कोई भी काम नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 28 की बात कर लेता हूं। 28 क्या है? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यहां पर बात कर रहा है धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता, ठीक है, कभी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकती। किसी को फोर्स भी आप नहीं कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ धार्मिक स्वतंत्रता। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।